नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। महाकुंभ को लेकर के महा रिकॉर्ड बन रहे हैं। महाकुंभ में महा आस्था का महासैलाब देखने को मिल रहा है, लेकिन 13 जनवरी से शुरू हुआ प्रयाग महाकुंभ अब करीब खत्म होने को आ गया है और इस बीच कई बार ऐसे सवाल खड़े हुए जिसमें यह कहा गया कि शायद व्यवस्थाओं की कमी थी। तमाम दावों के बीच 20 दिन के अंदर दो भगदड़ में 38 लोगों ने को जान गंवानी पड़ी है। आपको बता दें, यह सरकारी आंकड़ा है। प्रयागराज के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा महाकुंभ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क, हवाई जहाज, रेल, बस और यहां तक कि नाव से लोग महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। 36 दिन में अब तक करीब 53 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली। बीजेपी जहां आयोजन को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर बद इंतजामी के आरोप लगा रहा है। खास बात यह है कि रेलवे ने ऐसा लग रहा है कि इस पूरे महाकुंभ को कमाई का एक मोटा जरिया बना लिया है, क्योंकि रेलवे की तरफ से हम देख रहे हैं कि ट्रेनों में खचाखच भीड़ भरकर जा रही है। दिल्ली हादसे के बारे में यह जानकारी मिली है कथित तौर पर कि 1 घंटे प्रति घंटे में प्लेटफॉर्म से ही, वहीं से स्टेशन से ही जनरल के 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। आप सोचिए, 1500 टिकट, पूरी ट्रेन की क्षमता जितनी है उतने टिकट तो प्लेटफॉर्म से दे दिए जा रहे थे। फिर जिन लोगों ने रिजर्वेशन करा रखा था, पहले विंडो टिकट ले रखे थे, उनका क्या होगा? और खास बात यह है कि अगर आप जैसे तैसे ट्रेन में घुस भी जाएंगे तो वहां सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। किसी की बोगी हो, किसी का बर्थ हो, उस पर कोई भी बैठकर जा रहा है। और ये तमाम चीजें रोज हम सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं। लाखों, करोड़ों और अरबों तक की कमाई करने वाली रेलवे ने क्या व्यवस्थाओं को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली भगदड़ का मामला पहुंचा है और अव्यवस्थाओं के इस आलम के बीच क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं है बस यह कहकर कि लोग ज्यादा आ रहे हैं और सभी अपना पल्ला झाड़ लेंगे? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। प्रयागराज के महाकुंभ में अव्यवस्थाओं के आलम को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा है, कौन से आरोप लगाए हैं, वो सुनिए। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे जवाब दिया, दोनों बयान सुनिए। कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहां डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। उधर मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है और बीजेपी किस तरह से जवाब दे रही है। रवि सक्सेना जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंजरी जैन क्या कह रहे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता सुनिए। समझता हूं कि कुंभ के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इतनी जो है अव्यवस्था हुई हो और इतना लोगों को परेशानियां हुई हो और भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हुई हो। दिल्ली में फिर देख रहे हैं कि दिल्ली जैसा स्टेशन, राजधानी इस देश की, वहां पर भगदड़ मच रही है और सैकड़ों लोग काल कलवित हो रहे हैं। सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, भारी भीड़ है, 27 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है और ये सरकार पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद में सोई है, अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ है और लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवारजनों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। निश्चित तौर पर ऐसे हादसे जब होते हैं तो बहुत बड़ी एक क्षति होती है समाज के लिए भी, परिवार के लिए। होकर काम किया है। मध्य प्रदेश से भी काफ़ी लोग जा रहे हैं कुंभ में और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से और सभी जगह लोगों को कैसे सुविधा मुहैया कराया जाए और इस तरीके के हादसे और दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए भी प्रशासन और शासन को मुस्तैद करने का और कमर कस के काम करने का जो है आदेशित किया है।
और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, स्टेशन पर भगदड़, सड़कों पर भी जाम, कब सुधरेंगे रेलवे और सड़क के इंतजाम। कांग्रेस बोली सुविधाओं पर नहीं हुआ काम, बीजेपी का सिर्फ प्रचार पर है ध्यान। रेलवे महाकुंभ से सिर्फ कमाई में लगी, भीड़ से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं, क्या ऐसा हुआ है? यह भी बड़ा सवाल है। रेलवे महाकुंभ में सिर्फ कमाई में लगी है, स्टेशन बंद, सड़क जाम, भगदड़, कब तक रहेगी महाकुंभ की व्यवस्था गड़बड़? सीधा सवाल है। आइए सीधे रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करूंगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करूंगा। और साथ ही साथ आज हमारे साथ अध्यक्ष नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच पीजी नाच पांडे जी जबलपुर से जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं आज पीजी नाच पांडे जी आपके पास आता हूं। नाच पांडे जी, देखिए आप लगातार उपभोक्ताओं और जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो कोर्ट हो चाहे सड़क हो। अब नाच पांडे जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, रेलवे को बम्पर मुनाफा हो रहा है इसमें। जहां पर वेटिंग लिस्ट 200-250 होती थी, 550, 600 की वेटिंग लिस्ट दे दी जा रही है, और उसके बाद काउंटर से हर घंटे 1500 की टिकटें और बेच दी जा रही हैं, विंडो की टिकटें अलग, और एक भी आरएसी तक क्लियर नहीं हो रही है। उसके बाद भी वेटिंग में 550 टिकटें दी जा रही हैं, और जीआरपी आरपीएफ के नाम पर ट्रेनों में कोई देखने को नहीं मिल रहा। आरपीएफ के लोग, ये कहा जा रहा है, वहां लोग अगर पहुंच भी जाते हैं तो अपनी बर्थ तक पहुंचने में उनको बहुत मुश्किल होती है। उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है क्योंकि उनके पास चीजें हैं नहीं, व्यवस्था है नहीं। तो कैसे देखते हैं, क्या ये व्यवस्थाओं की कमी है, या इतनी भीड़ रहेगी तो व्यवस्थाएं कभी बन ही नहीं पाएंगी? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए क्या है कि क्राउड मैनेजमेंट का एक साइंटिफिक स्टडी होता है जी। इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट तो लिया था पहले क्राउड मैनेजमेंट का, लेकिन उसका जो मॉडल था वो मॉडल उन्होंने वेस्टर्नाइज कंट्रीज के आधार पर लिया था। जबकि क्राउड मैनेजमेंट का मॉडल जो होना था वो इंडियन कंडीशन पर होना था, जिसमें लाखों और करोड़ों लोग आस्था के नाम से लोग जुड़ते हैं, इस टाइप का होना था। ये मॉडल वहाँ पर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन वहाँ पर यूरोप कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं था। इसी कारण मुख्य दोष ये हुआ, त्रुटि ये हुई कि मॉडल ही प्रॉपर नहीं लिया गया, साइंटिफिक तरीके से काम नहीं हुआ है, और नतीजा हुआ है कि क्राउड मैनेजमेंट अब लगभग फेल हो चुका है। नंबर एक। नंबर दो, पूर्वानुमान जो होना चाहिए था वो पूर्वानुमान फेल हो गया उनका। वो जो स्टडी होना था कि कितने लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, किधर से आएंगे, कौन से स्टेशन से ज़्यादा भीड़ होगी, कौन से स्टेशन पर ज़्यादा होगा, ये सब पूरा जो स्टडी होना था वो स्टडी केवल उत्तर प्रदेश के आधार पर किया गया, लेकिन अन्य स्टेट्स के आधार पर नहीं किया गया। ये जो तीसरा मुख्य मुद्दा यह है कि आपसे में कोऑर्डिनेशन नहीं था स्टेट्स का और यूपी का, रेलवे का, रोड ट्रांसपोर्ट का। एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हुआ। इसी कारण ये पूरा का पूरा मॉडल जो है फेल हो गया, और आज नतीजा ये हुआ कि क्राउड मैनेजमेंट जो है लगभग समाप्त हो गया। ये दोष जो है रेलवे मंत्रालय का है जी। रेलवे मंत्रालय इस दोष से आप नकार नहीं सकता है, क्योंकि इतने साल हो गए, नतीजा ये कुंभ मेला पर चल रहा है, उनको मालूम है। इसके बावजूद भी इस टाइप का दोष उन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया। ये मेरे ख्याल से रेलवे मंत्री का दोष है, और वो रेलवे मंत्री इसको स्वीकारना चाहिए। इसने भी से भी उसमें भलाई है, अन्यथा वो अपनी जगह छोड़ दे, ये बेहतर होगा। ठीक है, नाच पांडे जी ने अपनी बात रखी। मैं आ जाता हूं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपके पास। चौधरी जी मुझे बताइए, देखिए एक तरफ हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम जान भी गंवा रहे हैं। एक तरफ आस्था का महासैलाब है तो दूसरी तरफ गड़बड़ियों का, व्यवस्थाओं का जंजाल भी है। कैसे देखें इस महाकुंभ को? आपके चैनल ने ये साबित कर दिया है कि बदइंतजामी चरम पर है। तो शुरुआत तो रेल मंत्री के इस्तीफे से मैं करता हूं कि रेल मंत्री को कुछ तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी संभालते हुए, मानते हुए इस्तीफा देना चाहिए। अब इसमें देखिए आप, क्या किसी नेता की मृत्यु हुई भगदड़ में, या किसी नेता के परिवार का कोई आदमी मरा, या कोई अधिकारी मरा, या उसके परिवार के लोग मरे, कोई सेलिब्रिटी मरी? मर कौन रहा है? आम आदमी। आप इस बात को समझिए कि
ये रिकॉर्ड नहीं बन रहा है, ये सिर्फ ठेठरियाई हो रही है। ये कह रहे हैं इनका बस चले तो 200 करोड़ हिंदुओं को स्नान करवा दें। 30-40 करोड़ बहुत कहलाता है। ये संभव नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग आए और चले जाएं। ये लोग रेलवे स्टेशन पे कितने लोग मर जाते हैं उसकी गिनती नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये गिनती कर लेते हैं कि 5 करोड़ आ गए कि 10 करोड़ आ गए। मैं आपको देखिए एक दृष्टांत देके बात समझाता हूं कि रेलवे और व्यवस्थाओं की बात हम बाद में करें। हम पहले उस सामूहिक अवचेतन में जो सम्मोहन भर दिया है, जैसे कि 1998 में दिल्ली में एक घटना हुई थी कि दिल्ली के लोगों को एक काला बंदर दिखाई देने लगा था और बहुत सारे लोग जो थे काले बंदर ने उनको पीट दिया, खरोंच दिया, मार दिया, ये था। लेकिन वो सब सामूहिक अवचेतन पर एक सम्मोहन छाया हुआ था। इसी प्रकार बहुत सारे हिंदुओं के मन पर ये काले बंदरों का जो सामूहिक अवचेतन छाया हुआ है, हमको सबसे पहले इन काले बंदरों से मुक्ति पानी है। ये लोग सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए, प्रचार पाने के लिए हिंदुओं को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। आप मुझे बताइए, इन काले बंदरों ने हिंदुओं को इतना धर्मांध बना दिया है कि वो हिंदू सीट के लिए दौड़ पड़ा, नीचे रोता बच्चा, तड़पती औरत या आदमी उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो ऐसी व्यवस्थाओं को पे छलांग लगाता हुआ कौन से कुंभ में नहा लेगा? और क्या ईश्वर नहीं देख रहा है कि इस तरीके का लोभी लालची आदमी कौन सा पुण्य प्राप्त कर लेगा? ये सोचने की बात है कि सबसे पहले मैं हिंदुओं से विनती करता हूं कि इन काले बंदरों से मुक्ति पाओ, ये मोदी से मुक्ति पाओ, ये योगी से मुक्ति पाओ, अमित शाह से मुक्ति पाओ, इनसे इस्तीफा मांगो। आपने एक उदाहरण दिया, वहां तक ठीक था। नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। लोगों की हत्या, ये आज मुझे बताइए हिंदू इतनी बेदर्दी से कहां मरता हुआ दिखाई दे रहा है? ठीक है, हिंदुओं की जो हत्याएं हो रही हैं, ये दुर्घटना नहीं, सीधी हत्या हिंदुओं की। ठीक है चौधरी साहब, क्या कांग्रेस के समय इतने हिंदू मरे? आप मुझे बताइए। ठीक है चौधरी साहब, डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए, अच्छा है तो क्रेडिट सारा सरकार को दे दो, और कुछ गड़बड़ी हुई तो वो एक कर्मचारी की गलती थी, तो वो तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। ये 39 सरकारी मौतों का जो आंकड़ा है, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अब आप कुछ भी कह लो कि वो अनाउंसमेंट गलत हो गया, लोगों में जोश ज्यादा था, उत्साह ज्यादा था, मतलब ये हालत है कि जब 18 लोग मर जाते हैं, मुझे तो सोचकर शर्म आती है कि 1500 टिकट प्रति घंटे आप बेच रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा। एक ट्रेन में 3-3 ट्रेन के मुसाफिर जा रहे हैं, सबको पता है, और वहां पर 3 ट्रेनों के मुसाफिर इकट्ठे कर दिए एक प्लेटफॉर्म पर, और फिर अनाउंसमेंट किया जो भी गड़बड़ी हुई, और जैसे ही रात को हादसा होता है, सुबह 4 स्पेशल ट्रेन चल जाती हैं। आप पहले से नहीं चला रहे थे, लोग मतलब मरने का इंतजार करेंगे कि पहले मर जाएं, फिर अगले दिन पूरी पुलिस लग गई। वो पता नहीं कहां से आ जाती है पुलिस, वो ट्रेनें पता नहीं कहां रखी थी, किस गैराज में खड़ी हुई थी। जब ट्रेनें थी तो लोगों को मरने क्यों दिया गया? सर देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग दिवंगत हुए, जो लोग हताहत हुए, उनके प्रति पूरी संवेदना है। और जैसे ही घटना हुई उसके बाद में उपराज्यपाल और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन जो गोरे अंग्रेज यहाँ पर छूट गए हैं, ये जो गोरे अंग्रेज छूट गए हैं, इन गोरे अंग्रेजों का प्रति क्या है? तो ये गोरे अंग्रेज विक्रम जी बोलने दीजिए। 50 करोड़ लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगाकर आते हैं तो इन गोरे अंग्रेजों को समस्या हो जाती है। हम तो जिम्मेदारी तय कर रहे हैं ना, हमने कमेटी का भी गठन किया, भाग नहीं रहे। लेकिन जो ये गोरे अंग्रेज है, काले अंग्रेज तो चले गए, उन्होंने गोरे अंग्रेज यहाँ पर छोड़ कर चले गए। ये अंग्रेजों का तथ्य है कि आस्था पर कुठाराघात करना। लालू यादव जी बोल रहे हैं फालतू है, जीतू पटवारी जी वहां पर व्यवस्थाओं में सहभागीदारी नहीं हो रहे, लेकिन कह रहे हैं जिम्मेदारी की बात करो, जिम्मेदारी की बात पापी है। अब आस्था में स्थान करने वाले लोगों को ये पापी कहते संबोधित करते हैं, वही कुठाराघात करते। 14,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई थी। हमारा आंकड़ा था कि 50 करोड़ लोगों से ज्यादा वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन पूरे समय में आज 35वें दिन 50 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। हम जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, हमने समिति का भी गठन करा। निश्चित रूप से कहीं पर भूल हुई है, कहीं पर चूक हुई है। 2 ट्रेनों का जो समागम था उसके कारण जो वहां पर अनाउंसमेंट हुआ, उसके कारण वहां पर चूक हुई, हम तय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं घोर आपत्ति देता तो इन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करा कि वहां पर ये हो गया, वहां पर वो गया, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं कि इस्तीफा तो दो, कुछ तो शर्म करो। ठीक है, सरकार पे कुर्सियों पे भांति बैठे हो आप लोग। ठीक है, एक मिनट चौधरी जी बोलने दीजिए, आपकी बात जनाजा है ना चौधरी जी, उन्होंने आपकी बात पूरी सुनी। मर रहा है दिखाई नहीं देता आप लोगों को। चौधरी जी
आप प्रेम व्यास जी को बोलने दीजिए, आपके तमाम आरोप वो सुन रहे थे, अब उनका वक्त है, प्लीज बोलने दीजिए। देखिए बोलिए। समस्या यही है, 45 लोग 2012-13 में वहां पर 45 लोग मरे थे। सिर्फ क्या कर रहा था वहां पर, कुछ पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिए जाते। हम आज जिम्मेदारी के साथ कह रहे थे, कमेटी का भी गठन हुआ, निश्चित रूप से उठापोह की स्थिति जिस भी कारण से निर्मित हुई है वो चाहे निचले स्तर का सर देखा हमने समितियों के कमेटी के, प्रेम व्यास जी, कमेटियों के गठन का सिला क्या मिला है वो तो पूरा देश जानता है। कमेटी तो गठन ही इसलिए होती है कि मामले को ठंडा कर दिया जाए। आज तक कोई बड़ी स्टम्पेट, बड़ी भगदड़ पर किस बड़े नेता या किस बड़े अधिकारी या किस बड़े उसकी जिम्मेदारी तय हुई हो, एक कमेटी का नाम बता दीजिए आप। वो रेल मंत्री के जमाने चले गए, उसके बाद से आज तक तो ऐसा कभी पिछले 20, 25, 30 सालों में तो हुआ नहीं। ख्याल में सुरेश शर्मा जी के पास आता हूं। सुरेश शर्मा जी, आपके पास आता हूं। सर देखिए, बहुत बड़ा आयोजन है, इसको करने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था लगती है, ये सभी जानते हैं। पर प्रयागराज में प्रतिदिन देश के कोने कोने से ट्रेनें भरकर आ जाती हैं, वहां का स्टेशन में मैनेज हो जाती हैं चीजें, तमाम चीज हो जाती हैं। दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर सबसे बड़े अधिकारी रेलवे के बैठे हैं, सबसे ज्यादा स्टाफ इनके पास है, वहां ये स्टम्पेड हो जाती है और निकलेंगे कोई, वो आपको पता है, 1-2-3 लोग नीचे के जो हैं उनका तो प्रमोशन रोक दिया जाएगा या डिमोशन कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की घटना हुई है वो निश्चित रूप से प्रबंधन की एक नाकामी का साक्षात उदाहरण है जी। इसलिए उसको और कुंभ को, दोनों को अलग अलग करके, कुंभ की व्यवस्थाओं को और दिल्ली के स्टेशन की व्यवस्थाओं को अलग अलग करके देखना होगा। एक बात। दूसरी बात ये इसके साथ कि ये बात बिल्कुल सही है कि देश के विभिन्न अंचलों से प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या अनुमान से अधिक होती जा रही है। और ये मानना, सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि प्रयागराज में कोई भी व्यक्ति पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहा, वो व्यवस्थाएं लेने के लिए नहीं जा रहा, वो स्नान करने के लिए जा रहा है। इसलिए इस सारे घटनाक्रम को हम 3 भागों में बांटते हैं। यदि मैं मीडिया के प्रतिनिधि के रूप में बात करूंगा तो निश्चित रूप से मेरे दिमाग में ये आएगा कि ये भयंकर वाली भीड़ है, जाम हो गया है। और यदि विपक्ष के आईने से मैं देखूंगा तो मुझे ये समझ में आएगा कि ये कुप्रबंधन है और लापरवाही है, बिल्कुल कार्रवाई की जाना चाहिए। और भाजपा के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूंगा तो मुझे ये समझ में आएगा कि देश का जो हिंदू है उसका आधे पॉपुलेशन जो है वो डुबकी लगा चुका है। हम इन 3 चीजों को ध्यान में देख करके यदि हम सोचेंगे तो हमें ये लगता है कि इस्तीफा मांगना और ये सब करना ये केवल पॉलिटिकल बातें हैं। क्या आज हम ये इस बात को मूल्यांकन कर सकते हैं कि योगी जी की असफलता को सही करने के लिए, देश की जनता को सुविधा देने के लिए विपक्ष के लोग भी जो है वॉलंटियर बन करके गए हैं क्या वहां? केवल टीवी चैनल्स पर बैठ करके आलोचना कर देना, या क्योंकि हमारा जो समाज है वो तो न भाजपा का है न कांग्रेस का है, वो पूरे देश का समाज है। तो हमारे समाज के लोग जो है, मैं तो ये कह रहा हूँ पत्रकार भी नहीं गए होंगे, वो भी वहां कोई सब देख रहे होंगे। तो ये व्यवस्था करने का समय है। ये जो आलोचना करने वाले लोग हैं ये कुछ कर नहीं सकते इसलिए आलोचना कर सकते हैं। आपको कोई रोकेगा क्या वॉलंटियर बन करके जाने में? ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि प्रबंधन का जो तौर तरीका, वैज्ञानिक पद्धति है वो कहीं कहीं यहाँ जाकर के फेल हो गई और इस फेल होने का हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कौन सा कुंभ ऐसा है जिसके अंदर अतिरिक्त सुविधाएं हैं? आजकल एक वीआईपी की बात आती है, इतनी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ। वीआईपी की बात आती है, भाई वर्तमान में जो सरकार है वो कुंभ की आस्थावान है। इससे पहले की कुंभ से कोई लेना देना ही नहीं था, सब मुस्लिम तुष्टिकरण में लगे हुए थे। तो आज कुंभ की आस्थावान सरकार है इसलिए वो कुंभ में स्नान करने के लिए जा रही है। उनका प्रबंधन अलग से किया गया है और आम जनता के लिए प्रबंधन अलग है, मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए ये विभाजित प्रबंधन है। वो कितना जायज और कितना नाजायज है इस पर हम सब लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कोई कुंभ में आस्था रखता ही नहीं था। तो आपको ये वीआईपी कल्चर नहीं दिखाई देता था। आज आपको वीआईपी कल्चर, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, ठीक है शर्मा जी। मैं पीजी नाथ पांडे जी के पास आता हूँ। पीजी नाथ पांडे जी, ये एआई के जमाने में कल कितने लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं, रोज डेटा अपडेट हो रहा है सरकार की तरफ से। और अगर अभी हम एक आरटीआई लगा करके या सरकार से या रेल मंत्रालय से पूछ लें या टोल टैक्सेस से पूछ लें कि कितने की कमाई हुई है कुंभ से, तो कहेंगे इसका डेटा आने में कम से कम अभी हमको 2-3 महीने लगेंगे। तो नाथ पांडे जी, मुझे एक चीज समझाइए, कौन सा गणित या कौन सी एआई की तकनीक ये बताती है कि जब आरएसी भी क्लियर होने की, पूरी की पूरी आरएसी भी क्लियर होने की संभावना 0 है, 0% है, तो एआई के इस जमाने में आरएसी के बाद 550-600
की वेटिंग लिस्ट दी जाती है हर एक कोच के अंदर। ये क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ कमाई का जरिया बना लिया है और जो रेलवे की या सरकार की ये जो भूख है पैसों की, ये भारी पड़ रही है? क्योंकि जब हमारे पास टिकट ही नहीं होगा तो आदमी जाएगा नहीं स्टेशन पर। आप उसको 526 नंबर की वेटिंग दे देंगे तो वो इस उम्मीद से जाएगा कि शायद कुछ जुगाड़ हो जाए अंदर, या अंदर बैठ जाएंगे। विंडो पर 526 नंबर की जिसको वेटिंग टिकट मिल गई वो तो एलिजिबल है अंदर जाने के लिए। तो ट्रेन में तो 550-600 लोग तो खुद रेलवे भर रही है एक्स्ट्रा, और फिर कैंसिलेशन के नाम पे 100-150 रुपए काट लिए तो 550 के हिसाब से एक बोगी से आपको वो अलग मिल जाते हैं पैसे। तो नाथ पांडे जी, ये क्या सरकार की लालच की वजह से भी ऐसा हो रहा है अव्यवस्था? देखिए, एक बात समझ ले कीजिएगा कि ये प्रोग्राम यदि मान लीजिए साउथ अफ्रीका, इसमें सऊदी अमेरिका में होता है जिसमें हज हो रहा है, तो वहां पर उन्होंने क्या किया है, अभी मैं जो साइंटिफिक स्टडी देख रहा था उनका, कि उन्होंने, आप जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एआई के जमाने में उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया है वहां पर, और नतीजा ये हुआ है कि वहां पर हादसे होते हैं लेकिन कम हो रहे हैं, बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन यही प्रोग्राम यदि आप इसको एग्जाम्पल देकर यदि मान लीजिए यहाँ पर भारत में करते, तो भारत में थोड़ी सी चिंता ये है कि भारत के टेक्निकल स्टडीज, एजुकेशनल स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें में अलग अलग फर्क है। इसी कारण जो है यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मैं बार बार आपको ये कर रहा था, इसी कारण ये साइंटिफिक पायलट स्टडी पहले होना जा रहा था और प्रॉपर अनुमान निकालना था कि कैसा होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना था, रेलवे, रोड, गवर्नमेंट, प्रांत, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना था। इसके कारण हो रहा है। अब मेरी चिंता आप फिर से और देखिए, अब महाशिवरात्रि आ रही है, अब महाशिवरात्रि आ रही है, फिर अब बहुत भीड़ होगी, और अभी 50 करोड़ तो हो ही गए, अब आगे का और बढ़ेगा। अब उन्होंने अभी भी सोचिएगा, अभी भी वो साइंटिफिक स्टडी करके उसका ठीक तरह से करके, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। यहाँ पर अपने पास नो हाउ है, साइंटिफिक लोग हैं, ट्रैफिक कंट्रोल के लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज तुरंत करे और तुरंत अभी महाशिवरात्रि के समय तक अभी प्रॉपर चेक चलाए। ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। ब्लेम करना नहीं चाहिए, ब्लेम करना अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग अनपढ़ है, बहुत समझने नहीं है, उनको बेचारों को मालूम है। मेरे घर में, मेरे बाजू में मेरे जो काम करने वाली बाई है, वो अपने बाल बच्चों को लेकर चली गई थी वहाँ पर प्रयागराज में। अब वो समझने की बात ही नहीं है, और 2-3 दिन से लटक पड़ी वहाँ पर। तो ये आस्था का प्रश्न है, सब कुछ है। इसलिए हम ब्लेम, मैं सभी पार्टियों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ब्लेम मत करिए, सब लोग कोऑपरेट करिए सब लोग, और ऐसे मौके पर अब शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के समय तक हम लोगों को कैसा बचाए, वहाँ पर लोगों को अपनी उनकी आस्था के हिसाब से कैसा काम हो, इसके लिए हम सबको कोऑपरेट करें, यही उसका रास्ता है। सही, ठीक है। चौधरी साहब, आपके पास आता हूँ। चौधरी साहब, अमूमन हमने देखा है कि जब कोई बड़ा आयोजन या बड़ा कुछ सरकारी काम होता है और ऐसा लगता है कि इसमें जन भागीदारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जन भागीदारी या जनता से जुड़ा मामला है, तो एक इस तरह की प्रक्रियाएं पहले हुई हैं आपकी, हर कुंभ में तो नहीं हुई, लेकिन एक विपक्ष के साथ बैठकर के एक विचार विमर्श होता है कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कोई सुझाव हो तो दे दीजिए। सुझाव मांग लिए जाते हैं, पर यहां मैं देख रहा हूं कि क्रेडिट लेने की शायद ये कोशिश थी कि क्रेडिट सिर्फ हमें मिले तो हम सुझाव क्यों मांगे। तो अगर ये ऐसा हो जाता कि एक महाकुंभ के आयोजन से पहले एक सुझाव मांग लिया जाता सभी लोगों से, तो हो सकता है कुछ अच्छे, जिसकी तरफ बार बार पीजी नाथ पांडे जी इशारा कर रहे हैं कि कुछ अच्छे ऐसे कहते हैं ना कि रास्ते निकल आते जिनसे शायद क्राउड मैनेजमेंट ठीक हो सकता था, लोगों की समस्याएं कम हो सकती थी, रेलवे को कितनी टिकट बुक करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए वो हो सकता था, प्लेटफॉर्म पर कितने लोगों के आने के बाद एंट्री बैन कर देनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, और इनकी एक बाकायदा एसओपी जारी हो जाती कि भाई हर स्टेशन पर यह करना है, तो ये व्यवस्थाएं हो सकती थी। और ये होती हैं, छोटे मोटे आयोजन में होती हैं, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन था, इसमें नहीं किया सरकार ने। यही बात तो हम कह रहे हैं जी, और इसी आधार पर तो इस्तीफा मांग रहे हैं कि भाई आप इतना बड़ा आयोजन के लिए सिर्फ अपनी ठेकेदारी में करना चाहते हो,
अपना श्रेय और होड़ मची है कि सिर्फ इसकी वाहवाही हम ही लूटें। आपने विपक्ष को पूरी तरह खारिज कर दिया। विपक्ष का मतलब ये होता है कि आधे हिंदुस्तान की जनता को आपने खारिज कर दिया, उसको विश्वास में नहीं ले रहे हैं आप। सुरेश शर्मा जी का भी वक्तव्य सुन रहा था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य रहा वो। जब कथित तौर पे मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा था तब इतने लोग नहीं मरे, और आपके जो हिंदू हृदय सम्राट हैं वो अमेरिका में एक पूंजीपति के बच्चों को खिलाते हुए फोटो खिंचवा के छपवा रहे हैं, और यह हिंदू मरता जा रहा है। हम तो इसको संस्थागत हत्याएं कहते हैं। हम तो कहते हैं कि हम भी आएंगे आपके साथ। ये कुंभ जो है पूरे देश की साझी विरासत है, सिर्फ कांग्रेस या भाजपा की नहीं है। आप हमें भागीदार बनाइए, हमसे सलाह लीजिए। हम भी लंबे समय तक सरकार में रहे, हमारे भी तो अनुभव हैं, और हमारे समय इतनी विफलताएं और इतनी हिंदुओं की हत्याएं नहीं हुई हैं जितनी आपके समय में हो गई हैं। आप किसी से बात नहीं करते, आप तानाशाह हो, आप अरे ये कांग्रेस की और विपक्ष की बात कर रहे हैं आप। इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो अकेले ही चलते हैं, अपने ही नेताओं और वरिष्ठ नेताओं से बोल देते हैं हटो हटो, फोटो में सिर्फ मैं ही आना चाहिए। जब ऐसा सरकार का मुखिया हो तो आप मुझे बताइए जनता की हालत क्या होगी। हम तो सहयोग करने को तैयार हैं, हम हर प्रकार का वॉलंटियर भेजने को तैयार हैं, लेकिन बात कौन कर रहा है हमसे? सिर्फ हमें खारिज किया जाता है, कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये मुक्त भारत। बेचारे हिंदुओं की दुर्गति हुई जा रही है। ठीक है, आप तो इस्तीफा मांगिए आपके चैनल के माध्यम से, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए सड़कों पर लोग जा रहे हैं तो वहां जाम है, कई किलोमीटर दूर रोक दिया जा रहा है गाड़ियों को, कई बार तो आधी दूर से वापस लौटने को गुजारिश की जा रही है। ट्रेनों में जगह है नहीं, लोग नाव से पहुंच रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, बक्सर की वो तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा अगर होंगी तो, कि लोग नाव से सफर करके पहुंच रहे हैं। ये देखिए जरा, ये नाव से पहुंच रहे हैं लोग। वो कोशिश, तो आस्था में कमी नहीं है तो व्यवस्थाओं में तो कमी है ना फिर, कि लोगों को ये सब रास्ते चुनने पड़ रहे हैं। लोग बोट से सफर क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये सड़क से नहीं जा पा रहे हैं, ये रेल से नहीं जा पा रहे हैं, ये बाई एयर नहीं जा पा रहे हैं। बाई एयर आपने 5,000 की टिकट 40,000 तक पहुंचा दी। ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो ट्रेनों में घुस नहीं पा रहे। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास टिकट थी, वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ट्रेन में नहीं बैठ पाए। वो तो जिम्मेदारी आरपीएफ और जीआरपी है ना, उनकी है कि अगर वैलिड टिकट है तो उनको अंदर तक तो पहुंचा दे कम से कम ट्रेन में, वो भी नहीं हो पा रहा है। और जो रास्ते में उनको लौट कर आना पड़ रहा है। अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन महाशिवरात्रि से पहले क्या कुछ व्यवस्थाएं सुधरेंगी? क्योंकि अभी इतने सब होने के बाद भी कोई अंतर नहीं दिखा है। ट्रेनों की वही हालत है, सड़कें वैसे ही जाम है, कुछ फायदा होता दिख नहीं रहा हमें। नहीं अभिलाष जी, सर्वप्रथम तो ये कि 70 वर्षों में मुझे कांग्रेस के मित्र बताया कि राज्यों में क्या ये परिस्थिति कभी मिली है जितनी बार भी कुंभ हुआ है। निश्चित रूप से अभी की जो भीड़ है वो ऐतिहासिक है, और हमने जो आंकलन लगाया था 50 करोड़, आज 35 दिन में 50 करोड़ लोग हो चुके हैं, ओवर क्राउडिंग हो चुका है। और अगर व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो विपक्ष से आप किनसे व्यवस्था मांगेंगे? ये फिर बोलने लगे। अब मेरे शब्दों की गरिमा बदलने के लिए आप बोलते हैं वापस। चौधरी जी, उनको सबके बीच में आरोप इनको कहना है, आप कांग्रेस की सवाल क्या पूछा था? सवाल कांग्रेस के गाना गाने का कहा था। आप अपनी व्यवस्थाओं की बात करो। लालू यादव जी कांग्रेस का गाना गाने की नेता है ना, चौधरी कह रहे हैं कि जो फालतू है कुंभ। बताइए, आपने जवाब दिया कि यहाँ पर बैठकर हिंदुओं की बात कर रहे हैं। सवाल का जवाब खड़गे जी ने मुंह में आकर कहा कि वहां पर क्या गरीबी भुखमरी मिल जाएगी? बोला क्या उनको? नहीं बोला ना। जीतू पटवारी जी ने कहा है कि वहां पर जो है वो पाप धोने जाएंगे, जो पापी है वो जाएंगे। आपने कहा कि हमने कहा सरकार को क्रिटिसाइज करो, और आप आस्था को क्रिटिसाइज करते हो। यहाँ पर बैठ के आप प्रदर्शित करना चाहते हो। पूर्व में आपसे जब राय ली जाती तो आप इस तरह के शो करते हो। आप बताइए 4,000 हेक्टेयर में निर्माण को बढ़ाया है कि नहीं? आप बताइए 1.5 लाख शौचालय बढ़ाया कि नहीं? आप बताइए 67,000 स्ट्रीट लाइट बढ़ाई कि नहीं? आप बताइए 10,000 स्वच्छता कर्मी वहां पर 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं कि नहीं? आप बताइए चौधरी जी, हो गया, कोई बात नहीं हो पाएगी ऐसे में। चौधरी जी एक मिनट चुप हो जाइए। प्रेम व्यास जी, मुझे ना चौधरी जी एक मिनट, चौधरी जी एक मिनट, चौधरी जी ठीक है, आप व्यक्तिगत आरोपों पर आ रहे हैं, मैं पब्लिक की समस्या पे बात कर रहा हूं। प्रेम व्यास जी, मुझे बताइए, रेलवे ने जो अंधाधुंध अंधी कमाई की है वो आम लोगों से कमाई की है ना, श्रद्धालुओं से। एक मिनट चौधरी जी, अब मुझे जरा जनता की बात करने दीजिए। वो जनता से, आम लोगों की पैसे की गाड़ी कमाई है ना। आपने 500-500, 550 की वेटिंग दी, आपने उन्हें काउंटर से हर घंटे 1,500 रुपए की 1,500 टिकट दी। जब आपको पता है कि आदमी जा ही नहीं पाएगा उस ट्रेन में, जानवरों की तरह ठूस भी दीजिए तो भी वो नहीं जा सकते, इतनी टिकट आपने दी, और फिर टिकट कैंसिलेशन के नाम पर आपने सबसे 100-150 रुपए काट लिए। तो ये तो कमाई का तरीका हो गया ना। जब पूरी सरकार कह रही कि हम श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हैं, तो उसमें ये आस्था के साथ अर्थशास्त्र जो आपने जोड़ रखा है, ये आपको क्या लग रहा है, देश को समझ में नहीं आ रहा क्या? ये अव्यवस्थाएं हो ही इसलिए रही हैं क्योंकि आप कैपेसिटी से ज्यादा टिकट दे रहे हैं।
क्यों दे रहे हैं? ये कब बंद होगा? मुझे ये सीधा सवाल का जवाब दीजिए, ये कब बंद होगा? 500 550 वेटिंग मिलना, ये क्यों दी जा रही है? इसका लॉजिक क्या है? कोई सा दुनिया का माइका लाल इस टिकट इस वेटिंग लिस्ट को क्लियर नहीं कर सकता, तो दी क्यों जा रही है? अभिलाष जी, इसलिए सबसे पहले मैंने पूरी संवेदनशीलता के साथ में स्वीकारा है कि हम जिम्मेदारी तय कर रहे हैं कि किन लोगों की जिम्मेदारी थी वहां पर टिकट्स वितरण को लेके या अन्य सुविधाओं को लेके। दूसरी चीज है कि अगर सिर्फ कुंभ क्षेत्र की बात करेंगे, 4000 हेक्टेयर पे निर्माण बढ़ाया गया, 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण कराया, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई, 10,000 स्वच्छता कर्मी वहां पर 3 शिफ्ट में काम कर रहे, 60,000 पुलिस कर्मी वहां पर तैनात किए गए, 1850 पार्किंग के नए स्थान बनाए, 1,60,000 नए टेंट्स का निर्माण कराया, 7 बस स्टैंड के निर्माण कराए, 9 पक्के घाटों का निर्माण कराए, 14,000 ट्रेन से, उसके बाद में 500 से ज्यादा ट्रेन अभी निर्मित करी। तो निश्चित तौर पर एक व्यापक स्तर पर हमने कार्य करा है। निश्चित तौर पर जो ओवर क्राउडिंग हुई है उसको लेकर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। वहां पर पूर्व की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसिंग ऑफिसर्स ने ड्रोन, एविएटर और एआई के माध्यम से वहां पर पहले कार्य किया है, पर निश्चित रूप से तय पैमाना जो था उससे ज्यादा वहां पर भीड़ अर्जित हुई है। हम अपने व्यवस्थाओं में और सुधार और व्यापक करना चाह रहे हैं और उसकी ओर सरकार अग्रसर है। ठीक, मैं सुरेश जी आपके पास लास्ट सवाल लेकर के आ रहा हूं। सर, मुझे ये सीधा तौर पर लग रहा है कि कहते हैं ना कि एक अवसर के तौर पर भी सरकार ने शायद इसको देखा है। सरकार क्या, जो बाजार है, बाजार ने देखा है। सरकार की कोई रेलवे एजेंसी है वो भी पैसा कमाने बैठी है, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा दिल खोल करके लूटा है। क्योंकि वैसे आप नॉर्मल टाइम में देते हैं तो टिकट में 100-150 वेटिंग के बाद वो उसको रिग्रेट कर देते हैं, पर यहाँ 550 तक की वेटिंग चल रही है। टोल का हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। भाई, टोल अगर मैंने यहां से दिया टोल और मैं आगे नहीं पहुंच पा रहा हूं तो कायदे से वो टोल वापसी होता है। ये कहा जाता है टोल पर इतने किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन है या 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है तो आपको टोल नहीं देना, पर यहां टोल देकर के पूरे देश से लोग बाई रोड पहुंच रहे हैं और आगे जाके फंस रहे हैं। तो टोल भी आप गलत ले रहे हैं, आप वेटिंग टिकट का पैसा कैंसिलेशन का गलत ले रहे हैं। ये तमाम जो अर्थशास्त्र चल रहा है इसके पीछे, जीएसटी से कमाई कहा जा रहा है कि टोटल कमाई 3 लाख करोड़ से ऊपर की हो रही। तो एक तरफ तो अव्यवस्था और दूसरी तरफ से जेब पर भारी पड़ रही है ये आस्था की डुबकी जो है लोगों की, और सीधा सबसे बड़ा फायदा इसका जो है स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट सबसे 1200 करोड़ लगाया और 3 लाख करोड़ कमाया, इस तरह की बातें कही जा रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि लोगों का एकदम से जो झुकाव हुआ है आस्था के प्रति, उसका ये पक्ष भी है और ये एक नकारात्मक पक्ष भी है। और नकारात्मक पक्ष आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल है कि कुंभ में जो है जो लोग ज्यादा आ रहे हैं उनको टोल मुक्त कर देना चाहिए या उनकी टिकट का जो है कैंसिलेशन का चार्ज खत्म कर देना चाहिए। सरकार को इस टाइप की उदारता बरतना चाहिए थी कि लोगों को मालूम है कि भाई हम अंदर बैठ करके जाएंगे तो हमें स्लीपर का सुविधा नहीं मिलेगी, लोग बैठे जाएंगे वहां। तो इन सब सुविधाओं को यदि रियायत के तौर पर बदला जाता तो निश्चित रूप से प्रशंसा अधिक होती, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन केवल इतना भर नहीं है कि रेलवे ने ये कमाई करने की व्यवस्था की है, रेलवे ने जो है लूटने की व्यवस्था की है, ये एक पक्ष हो सकता है। लेकिन ज्यादा पक्ष ये है कि रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेन चला करके उन लोगों को वहां पहुंचाने की और वापसी की व्यवस्था की है। देश के अंदर आर्थिक स्थिति लोगों की सुधरी है, इसलिए निजी वाहनों से जाने लग गए और उनके जाने से जो है वो सड़कों पर जाम हो गया। जिन जिन सड़कों पर जाम हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार और यूपी सरकार का मामला थोड़ी है। यदि मान लो कल हमारे मध्य प्रदेश में ही जाम हो रहा है तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कह ही रहे हैं कि जो जाम में फंसे उनकी व्यवस्था करना चाहिए। तो एक सकारात्मक वातावरण के लिए हम चर्चा करें, निश्चित रूप से वो भी एक पक्ष है। और हम मान सकते हैं कि आपके माध्यम से जो मुझे बार बार ध्वनित हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई रेलवे ने ज्यादा पैसा क्यों ले लिया और ज्यादा टिकट ले लिया। ये हो सकता है कोई रेलवे की समस्या हो, पर इसका अभिप्राय ये नहीं हो सकता कि लोग ये तुलना करने लग जाए बैठ करके आपके चैनल पर कि वो जो हज होता है उसके अंदर तो बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है और हमारे यहाँ देश में 2 घटना हुई है, एक प्रयागराज में हुई है, एक दिल्ली में घटना हुई है, तो उसमें हम हज की प्रशंसा करने बैठ जाए। तो मुझे लगता है कि ये तुलनात्मक रूप से जो विद्वेष पैदा करने की मानसिकता है लोगों में कि हिंदू समाज के अंदर क्या हो गई और ऐसा हो गया, ये सब जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, यही तो वो खींच है जिस खींच की संख्या के कारण राजनीतिक पार्टियों में हो रही है। फिर दुर्भाग्यपूर्ण लगेगा हमारे कांग्रेस के मित्र को, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण तो इसलिए लगना ही है क्योंकि देश में एक बड़ी संस्कृति जो है जिसको 75 वर्ष तक दबाया गया वो फिर से उभर करके सामने आ रही है। उसको लग रहा है कि हमारे प्रति सोचने वाले लोग हैं इसलिए वो ज्यादा भीड़ हुई है, भीड़ नियंत्रण नहीं हो पाई। ये भाजपा वालों की है कि उन्होंने जागृति समाज में इतनी ज्यादा कर दी लेकिन उसका प्रबंधन नहीं कर पाए। तो ये प्रबंधन करने की उनको और टैक्टिक्स समझना चाहिए। मुझे लगता है कि ये
आलोचना तो आवाज होगी, दीजिए प्लीज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि प्लीज। आलोचना हमने दिल्ली में भी देख ली, आलोचना हमने महाराष्ट्र में भी देख ली, ठीक। और आलोचना हमने हरियाणा में भी देख ली। इसके बाद कुंभ की कोई आलोचना नहीं चुनाव करेगा लड़ने तो क्या से क्या करेगा? होता है? प्रशंसा थोड़े ना कर सकते। चलिए, चुनाव ठीक लड़ने है। का धर्म से कोई संबंध ना है ना क्या? ठीक है, समय चूंकि ओवरशूट हो गया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जाहिर सी बात है एक बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। इसमें लेकर आस्था का अतिवेग है ये कहा जा रहा है, और आस्था के अतिवेग को संभालने के लिए प्रबंधन शायद उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, एक चीज दिखती है कि जब एक आम आदमी जिस चीज को समझ रहा है, जो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल जमीनी आदमी, गांव के आदमी से भी पूछोगे यार क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो बता देगा। वो अगर हमारे एआई के जमाने वाले सरकार में लोगों को, जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनको और बाकी अधिकारियों को और मंत्रियों को समझ में नहीं आ रही है, तो फिर सवाल उठते हैं कि भाई ऐसी क्या व्यवस्था कर रहे हो कि आपको इतनी बेसिक चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि स्टेशन पर कितने लोगों को जाने देना है, रोड पर कितने लोगों को आने देना है, वो अव्यवस्थाएं क्यों बनी हुई है, उसको लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। कहीं ये रिकॉर्ड बनाने की मंशा में कहते हैं ना कि लोगों की जान से खिलवाड़ तो नहीं हो गया है, ये भी बहुत बड़े सवाल है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, सुरेश शर्मा जी और पीजी नाज पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।